हेलो फूड एंथुसियास्ट्स और क्यूरियस माइंड्स, मिस फूड टेक्नोलॉजिस्ट में आपका से स्वागत है। आज हम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुलिनरी जर्नी पर निकल रहे हैं जो मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी की फैसिनेटिंग दुनिया में डीप डाइव करेगी। आपने शायद यह टर्म सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह क्या है और यह हमारी एवरीडे कुकिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है? कई लोगों के लिए मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी एक हाई एंड मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से निकली हुई चीज लगती है। फोम्स, स्फीयर्स और लिक्विड नाइट्रोजन। यह सच है कि टॉप शेफ्स इन टेक्निक्स का उपयोग एवंट-गार्ड डिशेस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी के कोर प्रिंसिपल्स कुकिंग के साइंस में रूटेड हैं, जो हम सभी अपनी किचन्स में हर दिन करते हैं। ये सिर्फ फैंसी टेक्निक्स के बारे में नहीं है, ये फूड के साइंस को समझने के बारे में है। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स और फूड टेक्नोलॉजी में मेरे बैकग्राउंड ने मुझे सिखाया है कि फूड सिर्फ इंग्रेडिएंट से कहीं ज्यादा है। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, और मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी एसेंशियली वह साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कुकिंग के दौरान होने वाले फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस का अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य कुलिनरी ट्रांसफॉर्मेशंस के पीछे के वाई को समझना है। क्यों एक केक फ्लफी बनता है? क्यों एक सॉस थिकन्स? क्यों एक अनियन आपको रुलाता है? मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी इन सभी सवालों के जवाब देती है। इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में हम मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी के लेंस से अपनी एवरीडे कुकिंग के फ्लेवर्स और टेक्सचर्स को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि सिंपल इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट कंडीशंस में कैसे बिहेव करते हैं, और इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझने से आपकी होम कुकिंग कैसे गुड से ट्रूली एक्सेप्शनल बन सकती है। हम सिर्फ रेसिपीज फॉलो नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि वे काम कैसे करती हैं। हम हीट ट्रांसफर और इमल्शंस के बेसिक साइंस से लेकर फ्लेवर कंपाउंड्स और सेंसरी परसेप्शन की कॉम्प्लेक्स दुनिया तक सब कुछ कवर करेंगे। आप मेलार्ड रिएक्शन, कैरामेलाइजेशन, जिलेशन और बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा गोल आपको एक बेटर कुक बनाना है, न कि आपको न्यू रेसिपीज देना, बल्कि आपको फूड की डीपर अंडरस्टैंडिंग देना है। तो अपनी किचन के सीक्रेट्स को अनलॉक करने और अपने आप में एक ट्रू फूड साइंटिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स बिगिन दिस डिलिशियस साइंटिफिक एडवेंचर। इस कुलिनरी जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। इससे पहले कि हम मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी की एक्साइटिंग दुनिया में डाइव करें, आइए फूड के बेसिक कंपोनेंट्स और वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसकी एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग स्थापित करें। फूड एसेंशियली मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना कुलिनरी साइंस में महारत हासिल करने का पहला स्टेप है। हमारे भोजन में क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। अपने कोर में फूड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से बना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हमें एनर्जी और हमारे डाइटरी इनटेक का बल्क प्रदान करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स विभिन्न बॉडीली फंक्शंस के लिए एसेंशियल हैं, भले ही उनकी कम मात्रा में आवश्यकता हो। हर न्यूट्रिएंट का अपना एक खास रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स हैं। वे विभिन्न फॉर्म्स में आते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे सिंपल शुगर से लेकर ग्रेन्स और पोटैटोज में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस तक। कुकिंग में अक्सर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ना शामिल होता है, जिससे वे डाइजेस्ट करने में आसान और अक्सर स्वीटर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप राइस पकाते हैं तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स पानी अब्सॉर्ब करके सॉफ्ट हो जाते हैं। यह प्रोसेस, जिसे जेलेटिनाइजेशन कहते हैं, कई कुकिंग टेक्निक्स में एक की कॉन्सेप्ट है। प्रोटीन्स हमारे बॉडीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और फूड में वे टेक्सचर और स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट योगदान करते हैं। डो की इलास्टिसिटी, ग्लूटेन, एक प्रोटीन नेटवर्क के कारण, या कुक्ड मीट की फर्मनेस के बारे में सोचें। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स हैं, और जब उन्हें हीट किया जाता है तो वे डिनेचुरेशन नामक प्रोसेस से गुजरते हैं। यही कारण है कि एक एग व्हाइट पकने पर ओपेक हो जाता है। प्रोटीन्स अनफोल्ड होते हैं और कोएगुलेट करते हैं। यह डिनेचुरेशन ही है जो फूड को नया टेक्सचर देता है। फैट्स एनर्जी डेंस मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्लेवर और टेक्सचर में भी एक क्रूशल रोल निभाते हैं। वे फैट सॉल्युबल फ्लेवर कंपाउंड्स को कैरी करते हैं, जिससे फूड रिचर और ज्यादा सैटिस्फाइंग लगता है। फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड जैसे बटर या लिक्विड जैसे ऑलिव ऑयल हो सकते हैं, जो उनकी केमिकल स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। जब उन्हें हीट किया जाता है तो फैट्स विभिन्न ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं, जिसमें मेल्टिंग और ऑक्सीडेशन शामिल हैं, जो फ्लेवर को अफेक्ट कर सकते हैं। कुकिंग में फैट्स का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा
वाटर शायद सबसे ओवरलुक्ड फिर भी फूड का क्रिटिकल कंपोनेंट है। यह एक सॉल्वेंट, एक हीट ट्रांसफर मीडियम के रूप में कार्य करता है और सीधे टेक्सचर को प्रभावित करता है। फूड में पानी की मात्रा और यह कैसे बाउंड है, शेल्फ लाइफ से लेकर किसी चीज के क्रिस्पी होने तक सब कुछ प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप वेजिटेबल सौटे करते हैं तो पानी एवेपोरेट होता है, जिससे फ्लेवर्स कंसंट्रेट होते हैं और टेक्सचर चेंजता है। अब आइए कुकिंग के दौरान होने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करें। ये सिर्फ रैंडम ऑकरेंसेस नहीं हैं, वे केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस को समझना हमें उन्हें कंट्रोल करने की अनुमति देता है, जिससे कंसिस्टेंट और डिलिशियस रिजल्ट्स मिलते हैं। हर कुलिनरी टेक्निक के पीछे एक साइंस है। सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक हीट ट्रांसफर है। हीट कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे स्टोव पर पेन, कन्वेक्शन फ्लूइड के माध्यम से जैसे बॉइलिंग वाटर या ओवन में सर्कुलेटिंग हॉट एयर, और रेडिएशन जैसे ग्रिलिंग या टोस्टिंग के माध्यम से ट्रांसफर हो सकती है। हीट ट्रांसफर के डिफरेंट मेथड्स फूड को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं, जिससे यह प्रभावित होता है कि यह कितनी जल्दी पकता है और यह किस तरह का क्रस्ट या टेक्सचर डेवलप करता है। सही हीट ट्रांसफर मेथड चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्रूशियल एस्पेक्ट इमल्शंस है। एक इमल्शन दो इमिसिबल लिक्विड्स का एक मिक्सचर है, मतलब वे नेचुरली मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर। मेयोनेज या विनेग्रेट के बारे में सोचें। इन मामलों में एक लिक्विड दूसरे के भीतर टाइनी ड्रॉपलेट्स के रूप में डिस्पर्स्ड होता है, जिसे एक इमल्सिफायर जैसे मेयोनेज में एग योल्क द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है। इमल्शंस को बनाना और स्टेबलाइज करना स्मूथ सॉसेस और ड्रेसिंग्स बनाने के लिए की है। इमल्शंस कुलिनरी वर्ल्ड का एक चमत्कार है। हम कुकिंग में फोम्स का भी सामना करते हैं, जो एसेंशियली एक लिक्विड या सॉलिड में डिस्पर्स्ड गैस हैं। मेरिंग्स, व्हिप्ड क्रीम और यहां तक कि ब्रेड भी फोम्स के उदाहरण हैं। एक फोम की स्टेबिलिटी प्रोटीन्स या अन्य मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करती है, जो एयर बबल्स को ट्रैप करते हैं। फोम्स लाइट और एरी टेक्सचर्स प्रोवाइड करते हैं। अंत में जेल्स पॉलीमर्स जैसे प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स के नेटवर्क्स हैं, जो लिक्विड को ट्रैप करते हैं, जिससे एक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। जेलीज, कस्टर्ड्स और यहां तक कि चीज भी जेल्स के उदाहरण हैं। जेलेशन की प्रोसेस कई डिजर्ट्स और सेवरी डिशेस में क्रिटिकल है। जेल्स फूड को एक यूनिक टेक्सचर देते हैं। इन बेसिक प्रिंसिपल्स, फूड की कॉम्पोजिशन, हीट इसे कैसे अफेक्ट करती है और किचन में हम जो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स बनाते हैं को समझकर आप पहले से ही मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी मेस्ट्रो बनने की राह पर हैं। यह सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना नहीं है, यह मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करना है। आइए अब कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस पर चलते हैं, जो उन इरेजिस्टिबल फ्लेवर्स और टेक्सचर्स को बनाते हैं जिन्हें हम सभी पसंद करते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस की बात करेंगे। अब जब हमें फूड कंपोनेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आइए कुकिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में डाइव करें, जो उन रिच, सेवरी और स्वीट ब्राउन फ्लेवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्हें हम सभी पसंद करते हैं। मेलार्ड रिएक्शन और कैरामेलाइजेशन। ये दोनों रिएक्शंस हमारे खाने को एक नया डिमेंशन देते हैं। द मेलार्ड रिएक्शन, द किंग ऑफ फ्लेवर। मेलार्ड रिएक्शन, जिसे मायार कहते हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन से और रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच केमिकल रिएक्शंस की एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है, जो फूड को हीट करने पर होती है। यह रिएक्शन 140 डिग्रीज सेल्सियस 285 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ऊपर के टेम्परेचर्स पर सबसे इफेक्टिवली होता है, और यही कारण है कि सीरिंग, रोस्टिंग और बेकिंग में यह इतना क्रूशल है। एक परफेक्टली रोस्टेड चिकन पर गोल्डन ब्राउन क्रस्ट, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की रिच अरोमा, सीयर्ड स्कैलप्स का डीप फ्लेवर या कॉफी में कॉम्प्लेक्स नोट्स के बारे में सोचें। ये सभी डिलिशियस ट्रांसफॉर्मेशंस मेलार्ड रिएक्शन के कारण हैं। यह सिर्फ रंग नहीं चेंजता, बल्कि हजारों न्यू फ्लेवर कंपाउंड्स बनाता है, जिससे फूड का टेस्ट प्रोफाइल इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स और अपीलिंग हो जाता है। ये एक फ्लेवर फैक्ट्री की तरह है। हाउ इट वर्क्स सिंप्लीफाइड। जब अमीनो एसिड्स और शुगर्स को एक साथ हीट किया जाता है, तो वे कंडेंसेशन, रीअरेंजमेंट और पॉलीमराइजेशन सहित रिएक्शंस की एक सीरीज से गुजरते हैं। यह प्रोसेस न्यू मॉलिक्यूल्स की एक वास्ट अरे बनाता है, जिनमें से कई कुक्ड फूड से जुड़े कैरेक्टरिस्टिक अरोमास और फ्लेवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बनने वाले स्पेसिफिक कंपाउंड्स मौजूद अमीनो एसिड्स और शुगर्स के टाइप, साथ ही टेम्परेचर, पीएच और मॉइस्चर कंटेंट पर निर्भर करते हैं।
यही कारण है कि हर फूड का मेलार्ड रिएक्शन यूनिक होता है। उदाहरण के लिए मीट में मेलार्ड रिएक्शन सेवरी, मीटी और रोस्टेड नोट्स बनाता है। ब्रेड में यह क्रस्ट की अरोमा और फ्लेवर में योगदान देता है। कॉफी में यह सैकड़ों एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कॉफी को उसकी डिस्टिंक्टिव स्मेल और टेस्ट देते हैं। यह रिएक्शन फूड साइंस का एक मार्वल है। कंट्रोलिंग द मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए इन फैक्टर्स पर विचार करें। 1. टेम्परेचर। हाई हीट एसेंशियल है। 140 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिएक्शन बहुत स्लो होता है या होता ही नहीं है। यही कारण है कि बॉइलिंग फूड रोस्टिंग या फ्राइंग के समान ब्राउनिंग और फ्लेवर पैदा नहीं करता। बॉइलिंग में मेलार्ड रिएक्शन नहीं होता। 2. मॉइस्चर। फूड की सरफेस को रिलेटिवली ड्राई होना चाहिए। एक्सेस मॉइस्चर टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट पर रखेगा जब तक कि सारा पानी इवेपोरेट न हो जाए, जिससे सरफेस मेलार्ड रिएक्शन के लिए आवश्यक हायर टेम्परेचर्स तक पहुंचने से रुक जाएगी। इसलिए सीरिंग से पहले मीट को पैट ड्राई करना जरूरी है। 3. पीएच। मेलार्ड रिएक्शन स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशंस में एक्सेलरेटेड होता है और एसिडिक कंडीशंस में इनहिबिटेड होता है। यही कारण है कि अनियंस में एक चुटकी बेकिंग सोडा डालने से वे तेजी से ब्राउन हो सकते हैं, या लेमन जूस जैसे एसिडिक इंग्रेडिएंट्स वाले मैरिनेड्स ब्राउनिंग को स्लो कर सकते हैं। पीएच लेवल का भी इसमें रोल है। 4. रिएक्टेंट्स, शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स। जितने ज्यादा रिड्यूसिंग शुगर्स और अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे, मेलार्ड रिएक्शन उतना ही ज्यादा इंटेंस होगा। यही कारण है कि ब्रेड, मीट और पोटैटोज जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर फूड्स इतनी खूबसूरती से ब्राउन होते हैं। इंग्रेडिएंट्स का कंपोजिशन भी मायने रखता है। मेलार्ड रिएक्शन को समझना और कंट्रोल करना आपको अपनी कुकिंग में इनक्रेडिबल फ्लेवर्स अनलॉक करने की अनुमति देता है। यह सिर्फ शेफ्स के लिए नहीं, हर होम कुक के लिए एक पावरफुल टूल है। कैरामेलाइजेशन, द स्वीट ट्रांसफॉर्मेशन। जबकि अक्सर मेलार्ड रिएक्शन के साथ कंफ्यूज्ड किया जाता है, कैरामेलाइजेशन एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें शुगर्स का थर्मल डिकम्पोजिशन शामिल होता है। मेलार्ड रिएक्शन के विपरीत कैरामेलाइजेशन में प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स शामिल नहीं होते हैं। यह पूरी तरह से शुगर के बारे में है। यह सिर्फ शुगर का खेल है। कैरामेलाइजेशन मेलार्ड रिएक्शन की तुलना में और भी हायर टेम्परेचर्स पर होता है। आमतौर पर सुक्रोज के लिए लगभग 160 डिग्रीज सेल्सियस 320 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से शुरू होता है। जैसे ही शुगर हीट होती है, उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और रीअरेंज होते हैं, जिससे न्यू कंपाउंड्स बनते हैं जो कैरामेल को उसका कैरेक्टरिस्टिक गोल्डन ब्राउन कलर और कॉम्प्लेक्स, नटी, बटरी और स्लाइटली बिटर फ्लेवर्स देते हैं। यह एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। कैरामेल सॉस के रिच फ्लेवर, क्रेम ब्रूले पर गोल्डन क्रस्ट या कैरामेलाइज्ड अनियंस में डीप नोट्स के बारे में सोचें। हालांकि अनियंस में उनके अमीनो एसिड्स के कारण मेलार्ड रिएक्शन भी होता है। ये सभी कैरामेलाइजेशन के उदाहरण हैं। यह सिर्फ स्वीट डिशेस तक सीमित नहीं है। स्टेजेस ऑफ कैरामेलाइजेशन। कैरामेलाइजेशन कई स्टेजेस से गुजरता है, लाइट गोल्डन से डार्क एम्बर तक, जिसमें हर स्टेज पर फ्लेवर प्रोफाइल चेंजता है। जैसे ही शुगर हीट होती है, वह पहले मेल्ट होती है, फिर बबल करना शुरू करती है और गोल्डन हो जाती है। जैसे जैसे हीटिंग जारी रहती है, कलर गहरा होता जाता है और फ्लेवर ज्यादा इंटेंस और कम स्वीट हो जाता है। बिटर नोट्स डेवलप होते हैं। ओवर कैरामेलाइजेशन से बर्न्ड अनप्लेजेंट टेस्ट आता है। टाइमिंग कैरामेलाइजेशन में क्रूशियल है। कंट्रोलिंग कैरामेलाइजेशन। 1. टेम्परेचर। प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल वाइटल है। बहुत कम तो यह कैरामेलाइज नहीं होगा, बहुत ज्यादा तो यह तेजी से जल जाएगा। एक हैवी बॉटम्ड पैन हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। टेम्परेचर कंट्रोल बहुत जरूरी है। 2. वाटर। जबकि शुगर ड्राई कैरामेलाइज हो सकती है, थोड़ी मात्रा में पानी डालने से शुगर को डिसॉल्व करने और इवन हीटिंग सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है, जिससे हॉट स्पॉट्स जलने से बचते हैं। एक बार जब पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो शुगर कैरामेलाइज होना शुरू हो जाएगी। वाटर का सही इस्तेमाल हेल्पफुल हो सकता है। 3. एसिडिटी। मेलार्ड रिएक्शन के समान एसिडिटी कैरामेलाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है। एक स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिस्टलाइजेशन को रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिड प्रोसेस को इनहिबिट कर सकता है। पीएच बैलेंस का ध्यान रखें।
मेलार्ड रिएक्शन और कैरामेलाइजेशन दोनों कुकिंग में डेप्थ ऑफ फ्लेवर बनाने के लिए फंडामेंटल हैं। उनके डिफरेंसेस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना आपके culinary स्किल्स को सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा। ये दोनों रिएक्शंस फूड साइंस के पिलर्स हैं। इन्हें मास्टर करके आप एक ट्रू culinary साइंटिस्ट बनने की राह पर हैं। नेक्स्ट, हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये रिएक्शंस और अन्य उन टेक्सचर्स में कैसे योगदान करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। अब हम टेक्सचर्स की बात करेंगे। फ्लेवर के अलावा टेक्सचर शायद हमारे ईटिंग एक्सपीरियंस का सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट है। एक क्रिस्पी चिप का सैटिस्फाइंग क्रंच, एक कस्टर्ड की क्रीमी स्मूथनेस या एक मूस की एरी लाइटनेस के बारे में सोचें। ये सेंसेशन सभी टेक्सचर के बारे में है और मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी हमें उन्हें समझने और मैनिपुलेट करने में मदद करती है। टेक्सचर हमारे खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टेक्सचर फूड की फिजिकल स्ट्रक्चर से निर्धारित होता है, जो चेंजे में उसके मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड और इंटरैक्ट करते हैं इससे प्रभावित होता है। हम कई कॉमन फूड टेक्सचर्स को 3 मेन सिस्टम्स में ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं: इमल्शंस, फोम्स और जेल्स। आइए इनमें से प्रत्येक को डिटेल में एक्सप्लोर करें। इमल्शंस, मिक्सिंग द अनमिक्सेबल। एक इमल्शन 2 इमिसिबल लिक्विड्स का एक स्टेबल मिक्सचर है, मतलब वे नेचुरली मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर। बिना इंटरवेंशन के ऑयल और वाटर डिस्टिंक्ट लेयर्स में सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन एक इमल्शन में एक लिक्विड दूसरे के भीतर टाइनी ड्रॉपलेट्स के रूप में डिस्पर्स्ड होता है। उदाहरणों में मेयोनेज, विनेग्रेट, मिल्क और यहां तक कि बटर भी शामिल हैं। इमल्शंस हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। हाउ इमल्शंस वर्क। एक स्टेबल इमल्शन बनाने की एक इमल्सिफायर है। एक इमल्सिफायर एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग या ऑयल लविंग दोनों पार्ट्स होते हैं। यह एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है, डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स को घेरता है और उन्हें कोलेसिंग और सेपरेटिंग से रोकता है। मेयोनेज में एग योल्क एक क्लासिक इमल्सिफायर है जिसमें लेसिथिन होता है। जब आप मेयोनेज बनाते हैं तो आप धीरे धीरे ऑयल को एग योल्क्स और कभी कभी लेमन जूस या विनेगर जैसे थोड़े एसिड में डालते हैं, जबकि विगरसली विस्क करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी ऑयल को टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ती है और एग योल्क से लेसिथिन मॉलिक्यूल्स इन ड्रॉपलेट्स को तेजी से घेर लेते हैं, उन्हें वाटर बेस्ड फेज के भीतर स्टेबलाइज करते हैं। यह एक थिक, क्रीमी और स्टेबल इमल्शन बनाता है। सही टेक्निक से ही इमल्शन बनता है। टाइप्स ऑफ इमल्शंस। 1. ऑयल इन वाटर, OW। इमल्शंस, यहां ऑयल ड्रॉपलेट्स एक कंटिन्यूअस वाटर फेज में डिस्पर्स्ड होते हैं। उदाहरणों में मिल्क, फैट इन वाटर, मेयोनेज, ऑयल इन वाटर और विनेग्रेट शामिल हैं। ये आमतौर पर कम विस्कस होते हैं और ज्यादा आसानी से फ्लो करते हैं। 2. वाटर इन ऑयल, WWO। इमल्शंस, इस टाइप में वाटर ड्रॉपलेट्स एक कंटिन्यूअस ऑयल फेज में डिस्पर्स्ड होते हैं। बटर, वाटर इन फैट और मार्गरीन प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। ये ज्यादा सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इमल्शन स्टेबिलिटी। इमल्सिफायर कॉन्सेंट्रेशन। सभी डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स को कोट करने के लिए पर्याप्त इमल्सिफायर की आवश्यकता होती है। ड्रॉपलेट साइज। स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ज्यादा स्टेबल इमल्शंस की ओर ले जाते हैं क्योंकि उनमें कोलेसिंग की प्रवृत्ति कम होती है। विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज। एक ज्यादा विस्कस कंटिन्यूअस फेज ड्रॉपलेट मूवमेंट और सेपरेशन को स्लो कर सकती है। टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इमल्सिफायर या लिक्विड्स की विस्कोसिटी को प्रभावित करके इमल्शंस को तोड़ सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस। ओवर मिक्सिंग या विगरस शेकिंग कभी कभी इमल्सिफायर लेयर को डिसरप्ट करके एक इमल्शन को तोड़ सकता है। इमल्शंस को समझना आपको स्मूथ सॉसेस, क्रीमी ड्रेसिंग्स और यहां तक कि सूप्स में सेपरेशन को रोकने की अनुमति देता है। यह culinary आर्ट का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। फोम्स, कैप्चरिंग एयर फॉर लाइटनेस। एक फोम एक लिक्विड या सॉलिड में गैस, आमतौर पर एयर का डिस्पर्शन है। फोम्स व्हिप्ड क्रीम, मेरिंग्स, ब्रेड और यहां तक कि आपकी बियर पर हेड जैसे फूड्स में एरी, लाइट टेक्सचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वे वॉल्यूम और एक डेलिकेट माउथफील जोड़ते हैं। फोम्स फूड को लाइट बनाते हैं। हाउ फोम्स वर्क। इमल्शंस के समान फोम्स को एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, अक्सर प्रोटीन्स या सर्फेक्टेंट्स, जो लिक्विड के सरफेस टेंशन को कम कर सकते हैं और एयर बबल्स के चारों ओर एक फिल्म बना सकते हैं। जब आप मेरिंग बनाने के लिए एग व्हाइट्स को विस्क करते हैं तो एग व्हाइट में प्रोटीन्स डिनेचर, अनफोल्ड होते हैं और फिर से फॉर्म होते हैं।
एयर बबल्स को अपने नेटवर्क के भीतर ट्रैप करते हैं। यह एक स्टेबल वॉल्यूमिनस फोम बनाता है। प्रोटीन्स फोम्स के लिए एसेंशियल हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फोम्स इन कुकिंग: विप्ड क्रीम, क्रीम में फैट ग्लोब्यूल्स कुछ प्रोटीन्स के साथ एयर बबल्स को स्टेबलाइज करते हैं जब उन्हें विप किया जाता है। मेरेंग, डिनेचर्ड एग व्हाइट प्रोटीन्स एयर बबल्स के चारों ओर एक स्टेबल नेटवर्क बनाते हैं। ब्रेड, यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है जिसे डो में ग्लूटेन नेटवर्क द्वारा ट्रैप किया जाता है, जिससे यह राइज होता है और एक पोरस एरी टेक्सचर बनाता है। मूसेस अक्सर एग व्हाइट्स या क्रीम द्वारा स्टेबलाइज्ड मूसेस लाइट और एरी डिजर्ट्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोम स्टेबिलिटी: प्रोटीन सरफैक्टेंट कंसंट्रेशन। एयर बबल्स के चारों ओर स्ट्रॉन्ग फिल्म्स बनाने के लिए पर्याप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर: कोल्ड लिक्विड्स आमतौर पर ज्यादा स्टेबल फोम्स पैदा करते हैं क्योंकि फैट ग्लोब्यूल्स फर्मर होते हैं और प्रोटीन्स समय से पहले डिनेचर होने की संभावना कम होती है। फैट कंटेंट: जबकि व्हिप्ड क्रीम के लिए कुछ फैट आवश्यक है, बहुत ज्यादा फैट प्रोटीन नेटवर्क फॉर्मेशन में इंटरफियर करके एग व्हाइट फोम्स को इनहिबिट कर सकता है। एसिड शुगर: थोड़ी मात्रा में एसिड जैसे क्रीम ऑफ टार्टर प्रोटीन्स को स्लाइटली डिनेचर करके एग व्हाइट फोम्स को स्टेबलाइज करने में मदद कर सकता है। शुगर भी विस्कोसिटी बढ़ाकर और पानी के लिए compete करके फोम्स को स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन इसे ग्रेजुअली ऐड किया जाना चाहिए। फोम्स में महारत हासिल करना आपको डेलिकेट डिजर्ट्स, लाइट सॉसेस और परफेक्टली रिजन बेक्ड गुड्स बनाने की अनुमति देता है। यह एक डेलिकेट बैलेंस है। जेल्स, ट्रैपिंग लिक्विड फॉर स्ट्रक्चर। एक जेल एक सेमी सॉलिड सिस्टम है जहां एक लिक्विड एक सॉलिड नेटवर्क के भीतर डिस्पर्स्ड होता है। जेली, जेलेटिन डिजर्ट्स, कस्टर्ड्स या यहां तक कि चीज के बारे में सोचें। जेल स्ट्रक्चर और एक यूनिक माउथफील प्रदान करते हैं जो फर्म से वॉबली तक होता है। जेल्स फूड को एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर देते हैं। हाउ जेल्स वर्क: जेल्स तब बनते हैं जब लॉन्ग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स या हाइड्रोकोलॉइड्स क्रॉस लिंक करके एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं जो अपने स्ट्रक्चर के भीतर पानी या अन्य लिक्विड्स को ट्रैप करता है। यह नेटवर्क जेल को उसकी सेमी सॉलिड प्रॉपर्टीज देता है। लिक्विड केमिकली बाउंड नहीं होता बल्कि फिजिकली एंट्रैप्ड होता है। पॉलीमर्स जेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कॉमन जेलिंग एजेंट्स: 1. जेलेटिन, एनिमल कोलेजन से प्राप्त जेलेटिन एक प्रोटीन बेस्ड जेलिंग एजेंट है। यह थर्मो रिवर्सिबल जेल्स बनाता है, जिसका अर्थ है कि वे हीट करने पर मेल्ट होते हैं और कूल करने पर रीसेट होते हैं। यह प्रॉपर्टी ही है कि जेलेटिन डिजर्ट्स आपके मुंह में मेल्ट होते हैं। जेलेटिन एक वर्सेटाइल गेलिंग एजेंट है। 2. पेक्टिन, फ्रूट्स में पाया जाने वाला एक पॉलीसैकेराइड। पेक्टिन जैम्स और जेलीज के सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह शुगर और एसिड की प्रेजेंस में जेल्स बनाता है। पेक्टिन फ्रूट्स में नेचुरली पाया जाता है। 3. एगर एगर, सीवीड से प्राप्त एक प्लांट बेस्ड जेलिंग एजेंट। एगर एगर जेलेटिन की तुलना में फर्मर, ज्यादा हीट स्टेबल जेल्स बनाता है। इसका उपयोग अक्सर वेगन डेजर्ट्स और एशियन कुजीन में किया जाता है। एगर एगर एक स्ट्रॉन्ग जेलिंग एजेंट है। 4. स्टार्चेस, स्टार्चेस जैसे कॉर्न स्टार्च या फ्लावर जेलेटिनाइजेशन नामक प्रोसेस के माध्यम से जेल्स बना सकते हैं, जहां स्टार्च ग्रैन्यूल्स पानी अब्सॉर्ब करते हैं और हीट करने पर स्वेल होते हैं, जिससे एक विस्कस पेस्ट बनता है जो कूल होने पर सेट होता है। स्टार्च जेल्स एवरीडे कुकिंग में कॉमन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जेल फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ: कंसंट्रेशन ऑफ गेलिंग एजेंट, हायर कंसंट्रेशंस आमतौर पर फर्मर जेल्स की ओर ले जाते हैं। टेम्परेचर, अधिकांश जेल्स को जेलिंग एजेंट को डिसॉल्व करने के लिए हीटिंग की आवश्यकता होती है और फिर नेटवर्क बनाने के लिए कूलिंग की। सेटिंग टेम्परेचर जेलिंग एजेंट के आधार पर भिन्न होता है। पीएच, सॉल्यूशन की एसिडिटी या एल्कलिनिटी जेल फॉर्मेशन और स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती है, खासकर जेलेटिन जैसे प्रोटीन बेस्ड जेल्स के लिए। प्रेजेंस ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, शुगर, सॉल्ट और अन्य सोल्यूट्स जेल स्ट्रेंथ और टेक्सचर को प्रभावित कर सकते हैं। जेल्स को समझना आपको डेलिकेट कस्टर्ड से लेकर फर्म टेरिन्स तक सब कुछ बनाने की अनुमति देता है, जिससे आप अपनी इच्छित एग्जैक्ट टेक्सचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जेल्स फूड साइंस का एक फैसिनेटिंग एरिया है। इमल्शंस, फोम्स और जेल्स में महारत हासिल करके आप अपनी डिशेस के टेक्सचर पर इनक्रेडिबल कंट्रोल प्राप्त करते हैं। ये सिर्फ एडवांस टेक्निक्स नहीं हैं, ये कई एवरीडे कुलिनरी क्रिएशंस के पीछे के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं।
नेक्स्ट हम फ्लेवर की दुनिया में डेल्व करेंगे। यह एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी सेंसेस टेस्ट और एरोमा को कैसे परसीव करती हैं। अब हम फ्लेवर्स की दुनिया में चलेंगे। हमने बात की है कि मिलार्ड और कैरामेलाइजेशन जैसी रिएक्शंस कैसे न्यू फ्लेवर कंपाउंड्स बनाते हैं और टेक्सचर्स हमारे ईटिंग एक्सपीरियंस को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन फ्लेवर वास्तव में क्या है? यह सिर्फ टेस्ट से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फ्लेवर एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है। टेस्ट, अरोमा, टेक्सचर और यहां तक कि साउंड और साइट का एक सिम्फनी है। फ्लेवर सिर्फ टेस्ट नहीं है, यह एक पूरा अनुभव है। फ्लेवर की हमारी परसेप्शन हमारी सेंसेस से शुरू होती है। आइए की प्लेयर्स को ब्रेक डाउन करें। टेस्ट, द 5 बेसिक सेंसेशंस। हमारी टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जो 5 बेसिक टेस्ट्स का पता लगाते हैं। स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर और उमामी। ये पांचों टेस्ट हमारे भोजन का फाउंडेशन है। 1. स्वीट, मुख्य रूप से शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज द्वारा पता लगाया जाता है। स्वीटनेस एनर्जी रिच फूड्स का संकेत देती है। मीठा टेस्ट एनर्जी का संकेत है। 2. सावर, एसिड्स, लेमन्स में सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड द्वारा पता लगाया जाता है। सावरनेस अक्सर राइपनेस या फर्मेंटेशन को इंगित करता है। खट्टा टेस्ट राइपनेस या फर्मेंटेशन बताता है। 3. सॉल्टी, सॉल्ट्स मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड द्वारा पता लगाया जाता है। सॉल्ट अन्य फ्लेवर्स को एनहांस करता है और बॉडीली फंक्शंस के लिए एसेंशियल है। नमकीन टेस्ट फ्लेवर्स को एनहांस करता है। 4. बिटर, कंपाउंड्स की एक वाइड रेंज द्वारा पता लगाया जाता है। अक्सर टॉक्सिन्स या अनराइप फूड से जुड़ा होता है। कॉफी या डार्क चॉकलेट जैसे कई बेनिफिशियल कंपाउंड्स भी बिटर होते हैं। कड़वा टेस्ट कई बार वार्निंग साइन होता है, पर हेल्थी फूड्स में भी होता है। 5. उमामी, अक्सर सेवरी या मीठी के रूप में वर्णित उमामी ग्लूटामेट्स जैसे MSG, मशरूम्स, एजेड चीज, टोमेटोज में और न्यूक्लियोटाइड्स द्वारा पता लगाया जाता है। यह प्रोटीन्स की प्रेजेंस का संकेत देता है। उमामी एक सेवरी टेस्ट है, जबकि ये 5 टेस्ट फंडामेंटल हैं। फ्लेवर का ट्रू मैजिक अरोमा से आता है। अरोमा, द पावर ऑफ स्मेल। जो कुछ भी हम फ्लेवर के रूप में परसीव करते हैं वह वास्तव में हमारी सेंस ऑफ स्मेल से आता है, विशेष रूप से रेट्रोनेजल ऑल्फैक्शन। यह तब होता है जब फूड से वॉलेटिल अरोमा कंपाउंड्स आपकी थ्रोट के पीछे से आपकी नेजल कैविटी तक जाते हैं, जहां उन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स द्वारा पता लगाया जाता है। आपकी नाक का फ्लेवर परसेप्शन में बहुत बड़ा रोल है। इसके बारे में सोचें। जब आपको कोल्ड होता है और आपकी नोज ब्लॉक्ड होती है तो फूड ब्लैंड लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अरोमा कंपोनेंट को मिस कर रहे हैं। हजारों डिफरेंट अरोमा कंपाउंड्स हैं और उनके कॉम्बिनेशंस फ्लेवर्स की इनक्रेडिबली डाइवर्स रेंज बनाते हैं जिन्हें हम एक्सपीरियंस करते हैं। हर फूड का अपना यूनिक अरोमा प्रोफाइल होता है। वॉलेटाइल कंपाउंड्स, ये वे मॉलिक्यूल्स हैं जो आसानी से इवेपोरेट होते हैं और सेंट कैरी करते हैं। वे अक्सर कुकिंग के दौरान विभिन्न केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से पैदा या रिलीज होते हैं। उदाहरण के लिए कॉफी बीन्स को रोस्ट करना या अनियंस को फ्राई करना वॉलेटाइल कंपाउंड्स की एक कॉम्प्लेक्स अरे रिलीज करता है जो उनकी डिस्टिंक्टिव अरोमाज में योगदान करते हैं। वॉलेटाइल कंपाउंड्स ही खुशबू पैदा करते हैं। फ्लेवर पेयरिंग्स, अरोमा कंपाउंड्स को समझना सक्सेसफुल फ्लेवर पेयरिंग्स की की है। फूड्स जिनमें सिमिलर अरोमा कंपाउंड्स होते हैं वे अक्सर एक साथ अच्छी तरह से पेयर होते हैं, भले ही वे अनलाइकली कॉम्बिनेशंस लगें। यह कई culinary ट्रेडिशंस और मॉडर्न गैस्ट्रोनॉमिक इनोवेशंस का आधार है। फ्लेवर पेयरिंग एक साइंस है। ट्रिजेमिनल सेंसेशंस, द फील ऑफ फूड टेस्ट और स्मेल के अलावा फ्लेवर की हमारी परसेप्शन ट्रिजेमिनल सेंसेशन से भी प्रभावित होती है। ये वे सेंसेशंस हैं जिनका पता ट्राइजेमिनल नर्व द्वारा लगाया जाता है जो फेस में फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये टेस्ट या स्मेल्स नहीं है बल्कि सेंसेशंस हैं जैसे पंजेंसी, स्पाइसीनेस, चिली पेपर्स, कैप्सिकन से बर्निंग सेंसेशन या मस्टर्ड, एलाइल आइसोथियोसायनेट का शार्प बाइट, यह एक पेन सेंसेशन है। कूलनेस, मिंट, मेंथॉल से रिफ्रेशिंग फीलिंग। एस्ट्रिंजेंसी, अनराइप फ्रूट या स्ट्रॉन्ग टी, टैनिन्स से ड्राइंग, पकरिंग सेंसेशन, यह एक ड्राइंग सेंसेशन है। कार्बोनेशन, स्पार्कलिंग बेवरेजेस, कार्बन डाइऑक्साइड से टिंगलिंग सेंसेशन, यह एक फिजी सेंसेशन है। ये ट्रिजेमिनल सेंसेशंस हमारे फ्लेवर एक्सपीरियंस में
कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर जोड़ते हैं जो फूड के ओवरऑल माउथ फील और इम्पैक्ट में योगदान करते हैं। ये सिर्फ टेस्ट बड्स का काम नहीं है। सेंसरी परसेप्शन, द ब्रेन्स रोल। अंततः फ्लेवर हमारे ब्रेन में बनता है। हमारा ब्रेन सभी सेंसरी इंफॉर्मेशन, टेस्ट, अरोमा, टेक्सचर, साइट और यहां तक कि साउंड जैसे एक चिप का क्रंच को इंटीग्रेट करता है ताकि फ्लेवर की एक होलिस्टिक परसेप्शन बन सके। यही कारण है कि प्रेजेंटेशन मायने रखती है और यही कारण है कि एक डिश का टेस्ट अलग हो सकता है अगर वह अनएपेटाइजिंग लगे। हमारा ब्रेन ही फ्लेवर को इंटरप्रेट करता है। क्रॉस मॉडल परसेप्शन, कभी कभी एक सेंस दूसरे को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, फूड का कलर उसकी स्वीटनेस या राइपनेस की हमारी परसेप्शन को प्रभावित कर सकता है। एक ब्राइट रेड स्ट्रॉबेरी एक पेल वन की तुलना में स्वीटर लग सकती है, भले ही उनकी शुगर कंटेंट आइडेंटिकल हो। यह एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन है। एक्सपेक्टेशन एंड मेमोरी, हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस भी फ्लेवर परसेप्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि आप एक डिश से एक निश्चित तरीके से टेस्ट करने की उम्मीद करते हैं, तो आपका ब्रेन उस एक्सपेक्टेशन से मैच करने के लिए सेंसरी इनपुट को इंटरप्रेट कर सकता है। यही कारण है कि नॉस्टैल्जिया फूड में इतनी बड़ी भूमिका निभाती है। मेमोरीज भी फ्लेवर को अफेक्ट करती हैं। फ्लेवर की मल्टीफेसेटेड नेचर को समझना हमें डिशेस को डिजाइन करने की अनुमति देता है जो सभी सेंसेस को एंगेज करते हैं, जिससे ट्रूली मेमोरेबल ईटिंग एक्सपीरियंसेस बनते हैं। यह सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना नहीं है, यह एक सेंसरी सिम्फनी को ऑर्केस्ट्रेट करना है। यह कुलिनरी आर्ट का अल्टीमेट गोल है। नेक्स्ट, हम कुछ स्पेसिफिक मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को नॉवेल और एक्साइटिंग कुलिनरी एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए अप्लाई करते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स देखेंगे। फ्लेवर परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यह भी समझना इंपॉर्टेंट है कि फ्लेवर परसेप्शन हाईली इंडिविजुअल है। जो एक व्यक्ति को डिलीशियस लगता है वह दूसरे को ब्लैंड या अनप्लेजेंट भी लग सकता है। ये जेनेटिक फैक्टर्स, कल्चरल बैकग्राउंड और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के कॉम्बिनेशन के कारण होता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सुपर टेस्टर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा टेस्ट बड्स होते हैं और वे बिटर फ्लेवर्स को ज्यादा इंटेंसली परसीव करते हैं। दूसरों में स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं जो उन्हें कुछ अरोमास को डिफरेंटली परसीव कराते हैं। यह एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। कल्चरल बैकग्राउंड हमारे फ्लेवर प्रेफरेंसेस को शेप करने में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। जो फूड्स हम बचपन से खाते हैं, हमारे रीजन में कॉमन स्पाइसेस और कुकिंग मेथड्स सभी हमारे पैलेट में योगदान करते हैं। यही कारण है कि एक डिश जो एक कल्चर में एक स्टेपल है, वह दूसरे में एक एक्वायर्ड टेस्ट हो सकती है। फूड सिर्फ सस्टेनेंस नहीं है, यह कल्चर भी है। इसके अलावा फूड से जुड़ी हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज हमारी परसेप्शन को हेविली इन्फ्लुएंस करती हैं। एक डिश जो एक हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरी के दौरान खाई गई थी, वह एक लेस प्लेजेंट सेटिंग में खाई गई उसी डिश से बेहतर टेस्ट कर सकती है। फूड से यह इमोशनल कनेक्शन फ्लेवर का एक पावरफुल एस्पेक्ट है। मेमोरीज फ्लेवर को और भी स्पेशल बनाती हैं। द रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन फ्लेवर, हर इंग्रेडिएंट एक डिश में अपने यूनिक सेट ऑफ फ्लेवर कंपाउंड्स लाता है। इन कंपाउंड्स को समझना हमें इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से कंबाइन करने की अनुमति देता है जो हार्मोनियस या सरप्राइजिंग फ्लेवर प्रोफाइल्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए, गार्लिक और अनियंस में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो जब कुक्ड होते हैं तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की एक वाइड अरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं जो कई सेवरी डिशेस का बेस बनाते हैं। स्पाइसेस और हर्ब्स भी फ्लेवर के पावर हाउसेस हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स, शुगर्स, एसिड्स और वॉलेटाइल कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से प्राप्त करते हैं। एक फ्रूट की राइपनेस, उदाहरण के लिए, उसके फ्लेवर प्रोफाइल को ड्रामेटिकली बदल देती है क्योंकि शुगर्स डेवलप होते हैं और एसिड्स कम होते हैं। मीट फ्लेवर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स, फैट्स और मेलर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होते हैं। हर इंग्रेडिएंट का अपना एक फ्लेवर स्टोरी है। एनहांसिंग एंड बैलेंसिंग फ्लेवर्स, मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी फ्लेवर्स को एनहांस और बैलेंस करने के लिए टूल्स प्रदान करती है। हम फ्लेवर्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे रिडक्शन या डिहाइड्रेशन। हम कॉम्प्लेक्सिटी बनाने के लिए कॉन्ट्रास्टिंग फ्लेवर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे स्वीटनेस को एसिडिटी से बैलेंस करना या बिटरनेस को उमामी से। फ्लेवर बैलेंस एक आर्ट है
पर साइंस से समझा जा सकता है। सॉल्ट, उदाहरण के लिए, सिर्फ फूड को सॉल्टी बनाने के बारे में नहीं है। यह बिटरनेस को सप्रेस करता है और स्वीटनेस और उमामी को एनहांस करता है, जिससे अन्य फ्लेवर्स पॉप होते हैं। एसिड फ्लेवर्स को ब्राइटन्स करता है और रिचनेस को कट्स थ्रू करता है। शुगर बिटरनेस और एसिडिटी को बैलेंस करता है। इन इंटरैक्शंस को समझना प्रिसाइज फ्लेवर इंजीनियरिंग की अनुमति देता है। सॉल्ट और एसिड फ्लेवर के मैजिशियंस हैं। अंततः फ्लेवर का साइंस मॉलिक्यूल्स और हमारी सेंसेस के बीच इंट्रिकेट डांस को समझने के बारे में है। टेस्ट और अरोमा बनाने वाले केमिकल कंपाउंड्स और उन्हें इंटरप्रेट करने वाले फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अप्रिशिएट करके हम ज्यादा इंटेंशनल और क्रिएटिव कुक्स बन सकते हैं। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं है, ये फ्लेवर केमिस्ट्री है। अब आइए कुछ स्पेसिफिक मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स पर चलते हैं जो इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को किचन में लाइफ में लाते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स देखेंगे। मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स, ब्रिंगिंग साइंस टू द प्लेट। अब जब हमने फ्लेवर्स और टेक्सचर्स के पीछे के फंडामेंटल साइंस को एक्सप्लोर कर लिया है, तो आइए मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स की एक्साइटिंग दुनिया में डाइव करें। ये वे मेथड्स हैं जिनका उपयोग शेफ्स और होम कुक्स फूड को मोलेक्युलर लेवल पर मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हैं, जिससे नॉवेल टेक्सचर्स बनते हैं, फ्लेवर्स इंटेंसिफाई होते हैं और डिशेस को अनएक्सपेक्टेड वेज में प्रस्तुत किया जाता है। ये वह जगह है जहां साइंस और आर्ट मिलते हैं। जबकि इनमें से कुछ टेक्निक्स कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, कई उन प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं जिनकी हमने पहले ही चर्चा की है, बस प्रिसिजन और स्पेसिफिक टूल्स के साथ अप्लाई किया गया है। आइए कुछ सबसे पॉपुलर और इम्पैक्टफुल मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स पर एक नजर डालें। स्फेरिफिकेशन, लिक्विड सेंटर्स, जेल शेल्स। स्फेरिफिकेशन शायद सबसे आइकॉनिक मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स में से एक है। इसमें एक लिक्विड सेंटर और एक थिन जेल लाइक मेम्ब्रेन के साथ छोटे स्फीयर्स बनाना शामिल है, जो कैवियर या एग योल्क्स जैसा दिखता है। अपनी बबल टी में उन बर्स्टिंग बोबा पर्ल्स या बल्सामिक विनेगर या फ्रूट जूसेस से बने कावियार के बारे में सोचें। यह एक बहुत ही विजुअली अपीलिंग टेक्निक है। हाउ इट वर्क्स। स्फेरिफिकेशन सोडियम एल्जिनेट, सीवीड से प्राप्त एक पॉलीसैकेराइड और एक कैल्शियम सॉल्ट जैसे कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम लैक्टेट के बीच रिएक्शन पर निर्भर करता है। जब सोडियम एल्जिनेट युक्त लिक्विड को कैल्शियम बाथ में डाला जाता है, तो कैल्शियम आयंस एल्जिनेट के साथ रिएक्ट करके बाहर की तरफ एक जीएल लेयर बनाते हैं, जो लिक्विड को अंदर एनकैप्सुलेट करता है। यह एक लिक्विड इंटीरियर के साथ एक स्फीयर बनाता है। यह एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। स्फेरिफिकेशन के दो मेन टाइप्स हैं। 1. बेसिक स्फेरिफिकेशन। इसका उपयोग उन लिक्विड्स के लिए किया जाता है जो नेचुरली कैल्शियम में रिच नहीं होते हैं। आप अपने डिजायर्ड लिक्विड जैसे फ्रूट जूस, फ्लेवर्ड ब्रॉथ में सोडियम एल्जिनेट मिलाते हैं। फिर आप इस मिक्सचर को कैल्शियम क्लोराइड के बाथ में डालते हैं। बाहर की तरफ तुरंत एक जेल बनता है, जिससे एक स्फीयर बनता है। एक बार बनने के बाद स्फीयर्स को एक्सेस कैल्शियम को हटाने और आगे जेलिंग को रोकने के लिए रिंस किया जाता है। बेसिक स्फेरिफिकेशन आसान है। 2. रिवर्स स्फेरिफिकेशन। इस मेथड का उपयोग उन लिक्विड्स के लिए किया जाता है जो नेचुरली कैल्शियम में हाई होते हैं, जैसे मिल्क, योगर्ट या कुछ फ्रूट प्यूरीज, या उन लिक्विड्स के लिए जहां आप सीधे एल्जिनेट जोड़ने से बचना चाहते हैं। इस मामले में आप अपने कैल्शियम रिच लिक्विड को एक जेलिंग एजेंट, टेक्सचर के लिए xanthan गम जैसे, के साथ मिलाते हैं और फिर इस मिक्सचर को सोडियम एल्जिनेट के बाथ में डालते हैं। जेल बाहर से अंदर की ओर बनता है, जिससे एक ज्यादा स्टेबल स्फीयर बनता है जो इंटरनली जेल करना जारी नहीं रखता। रिवर्स स्फेरिफिकेशन ज्यादा स्टेबल स्फीयर्स बनाती है। एप्लीकेशंस। स्फेरिफिकेशन का व्यापक रूप से विभिन्न फ्लेवर्स के एडिबल पर्ल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑलिव ऑयल कैवियर से लेकर डिजर्ट्स के लिए मैंगो स्फीयर्स तक। यह डिशेस में फ्लेवर का एक बर्स्ट और एक यूनिक टेक्सचरल एक्सपीरियंस जोड़ता है। यह डिशेस को एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देता है। गेलिंग एजेंट्स एंड हाइड्रोकोलॉइड्स। बियॉन्ड जेलेटिन। हमने जेल्स पर संक्षेप में चर्चा की थी, लेकिन मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी हाइड्रोकोलॉइड्स की एक रेंज का व्यापक रूप से उपयोग करती है। ऐसे पदार्थ जो पानी में डिस्पर्स्ड होने पर जेल्स बनाते हैं या लिक्विड्स को थिकन करते हैं। ये नेचुरल या मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स हैं जो टेक्सचर पर प्रिसाइज कंट्रोल की अनुमति देते हैं। जेलेटिन के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ कॉमन हाइड्रोकोलॉइड्स में शामिल हैं एगर आगर। जैसा कि उल्लेख किया गया है,
यह एक प्लांट बेस्ड जेलिंग एजेंट है जो फर्म हीट स्टेबल जेल्स बनाता है। यह जेलेटिन के वेगन ऑल्टरनेटिव्स के लिए एक्सेलेंट है। एगर एगर वेगन्स के लिए परफेक्ट है। ज़ैंथन गम एक पावरफुल थिकनर और स्टेबलाइजर। ये बिना हीटिंग के विस्कस लिक्विड्स बना सकता है और अक्सर ड्रेसिंग्स में सेपरेशन को रोकने या स्टेबल फोम्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ज़ैंथन गम बहुत वर्सेटाइल है। गेलन गम उपयोग किए गए टाइप के आधार पर टेक्सचर्स की एक वाइड रेंज बना सकता है, ब्रिटल जेल से लेकर इलास्टिक वंस तक। यह अक्सर अपने क्लीन फ्लेवर रिलीज के लिए कमर्शियल प्रोडक्ट्स में उपयोग किया जाता है। जेलन गम टेक्सचर्स में वैरायटी देता है। कैराजीनिन एक और सीवीड डिराइव्ड हाइड्रोकोलॉइड जिसका उपयोग थिकनिंग और जेलिंग के लिए किया जाता है, विशेष रूप से डेयरी प्रोडक्ट्स में। कैराजीनिन डेयरी प्रोडक्ट्स में कॉमन है। मेथिल सेलुलोज एक यूनिक हाइड्रोकोलॉइड जो हीट करने पर जेल करता है और कूल करने पर मेल्ट होता है। रिवर्स थर्मोजिलेशन यह प्रॉपर्टी हॉट फोम्स या जेल्स की अनुमति देती है जो मुंह में मेल्ट होते हैं। मेथिल सेलुलोज एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी रखता है। प्रत्येक हाइड्रोकोलॉइड के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उनके जेलिंग टेम्परेचर, स्ट्रेंथ और अन्य इंग्रेडिएंट्स के साथ इंटरैक्शन को समझकर शेफ्स टेक्सचर्स को प्रिसाइसली इंजीनियर कर सकते हैं, जिससे अनएक्सपेक्टेड माउथफील्स वाले डिशेस बनते हैं। यह टेक्सचर्स को कंट्रोल करने का साइंस है। फोम्स एंड एयर्स लाइटनेस एंड फ्लेवर डिलीवरी। मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी फोम्स को एक न्यू लेवल पर ले जाती है। अक्सर लाइट एरी फोम्स या एयर्स बनाती है जो सिग्निफिकेंट वेट या रिचनेस जोड़े बिना इंटेंस फ्लेवर प्रदान करते हैं। ये आमतौर पर एक हैंडहेल्ड इमर्जन ब्लेंडर या एक साइफन बॉटल विपिंग साइफन का उपयोग करके बनाए जाते हैं। फोम्स फ्लेवर को लाइट तरीके से डिलीवर करते हैं। हाउ इट वर्क्स। ये फोम्स अक्सर लेसिथिन एक नेचुरल इमल्सिफायर अक्सर सोय या सनफ्लावर से या ज़ैंथन गम जैसे अन्य हाइड्रोकोलॉइड्स द्वारा स्टेबलाइज्ड होते हैं। लिक्विड जैसे वेजिटेबल जूस, फ्रूट प्यूरे, ब्रॉथ को स्टेबलाइजर के साथ मिलाया जाता है और फिर एयर को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, या तो सरफेस पर ब्लेंडिंग करके या साइफन में नाइट्रस ऑक्साइड के साथ प्रेशराइज करके। नाइट्रस ऑक्साइड फोम्स को बहुत लाइट बनाता है। एप्लीकेशंस। फोम्स और एयर्स का उपयोग सूप्स, डिजर्ट्स या मेन कोर्सेज में एक डेलिकेट फ्लेवरफुल टॉप लेयर जोड़ने के लिए किया जा सकता है। वे एक सेंसरी एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं जो लाइट और इम्पैक्टफुल दोनों है, जिससे इंग्रेडिएंट का प्योर फ्लेवर शाइन करता है। यह डिशेस को एक एलिगेंट टच देता है। सूज वाइड कुकिंग प्रिसिजन टेम्परेचर कंट्रोल। सूज वाइड उच्चारण जू वीड एक कुकिंग मेथड है जहां फूड को एक प्लास्टिक पाउच में वैक्यूम सील्ड किया जाता है और फिर एक प्रिसाइसली टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाटर बाथ में पकाया जाता है। ये टेक्निक इनक्रेडिबली प्रिसाइज और कंसिस्टेंट कुकिंग की अनुमति देती है, जिससे एज टू एज परफेक्ट डोननेस सुनिश्चित होती है। सू वाइड कुकिंग प्रिसिजन का दूसरा नाम है। हाउ इट वर्क्स। सूज वीड के पीछे का प्रिंसिपल सिंपल है। फूड को उसके टारगेट सर्विंग टेम्परेचर पर पकाकर आप ओवर कुकिंग को रोकते हैं और यूनिफॉर्म रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक मीडियम रेयर स्टेक चाहते हैं तो आप इसे मीडियम रेयर के लिए एग्जैक्ट टेम्परेचर पर पकाते हैं, लगभग 54 to 57 डिग्री सेल्सियस या 129 to 135 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। वाटर बाथ यह सुनिश्चित करता है कि फूड कभी भी डिजायर्ड टेम्परेचर से ज्यादा गर्म न हो। यह एक फूल प्रूफ मेथड है। बेनिफिट्स ऑफ सूज वाइड प्रिसिजन एंड कंसिस्टेंसी। हर बार आपको एग्जैक्ट सेम डोननेस मिलती है। यह विशेष रूप से मीट्स, फिश और एग्स के लिए बेनिफिशियल है। एनहांस्ड टेक्सचर स्लो जेंटल कुकिंग मीट के टफ कट्स को टेंडराइज कर सकता है और डेलिकेट फूड्स को ड्राइंग आउट से रोक सकता है। फ्लेवर रिटेंशन चूंकि फूड सील्ड होता है, सभी जूसेस और फ्लेवर्स पाउच के भीतर रिटेन्ड रहते हैं, जिससे ज्यादा इंटेंस और प्योर फ्लेवर्स मिलते हैं। फ्लेवर्स पाउच में लॉक हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक बार पकने के बाद फूड को वाटर बाथ में एक्सटेंडेड पीरियड्स तक बिना ओवर कुकिंग के रखा जा सकता है, जो मील प्रेप और एंटरटेनिंग के लिए ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। जबकि सू वाइड को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, एक वाटर बाथ और एक वैक्यूम सीलर की आवश्यकता होती है। इसके प्रिंसिपल्स हीट ट्रांसफर और प्रोटीन डिनेचुरेशन को समझने में रूटेड हैं। यह टेक्निक होम कुक्स के लिए भी एक्सेसिबल हो रही है। फ्लैश फ्रीजिंग विथ लिक्विड नाइट्रोजन इंस्टेंट चिल लिक्विड नाइट्रोजन अपने एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर -196 डिग्रीज सेल्सियस या -321 डिग्रीज फ़ारेनहाइट
के साथ मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी में फ्लैश फ्रीजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये टेक्निक इंस्टेंट फ्रीजिंग की अनुमति देती है, जो बहुत छोटे आइस क्रिस्टल्स बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कन्वेंशनल फ्रीजिंग की तुलना में एक स्मूदर टेक्सचर मिलती है। यह एक ड्रामेटिक टेक्निक है। हाउ इट वर्क्स? जब फूड को लिक्विड नाइट्रोजन के साथ रैपिडली फ्रीज किया जाता है, तो उसके सेल्स के अंदर के पानी के मॉलिक्यूल्स को बड़े डैमेजिंग आइस क्रिस्टल्स बनाने का समय नहीं मिलता है। इसके बजाय टाइनी यूनिफॉर्म क्रिस्टल्स बनते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हैं और थॉविंग या कंजम्पशन पर एक सुपीरियर टेक्सचर में परिणाम देते हैं। ये विशेष रूप से अल्ट्रा स्मूथ आइसक्रीम्स, सोर्बेज बनाने या फ्रोजन पाउडर्स बनाने के लिए उपयोगी है। स्मूथ टेक्सचर्स के लिए यह बेस्ट है। एप्लीकेशंस: इंस्टेंट आइसक्रीम सोर्बेट्स मिनटों में इनक्रेडिबली स्मूथ और क्रीमी फ्रोजन डिजर्ट्स बनाता है। फ्रोजन पाउडर्स: हर्ब्स या सॉसेस को फ्रीज करना और फिर उन्हें पाउडर्स में पुल्वराइज करना यूनिक गार्निशेस के लिए। टेक्सचरल कंट्रास्ट: एक सॉफ्ट इंटीरियर के साथ एक क्रिस्पी फ्रोजन एक्सटीरियर बनाना, जैसे एक फ्रोजन मूस। सेफ्टी नोट: लिक्विड नाइट्रोजन को उसके बहुत कम टेम्परेचर के कारण एक्सट्रीम कॉशन के साथ हैंडल किया जाना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रोटेक्टिव गियर एसेंशियल है। सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। डिहाइड्रेशन एंड पाउडर्स, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर्स। डिहाइड्रेशन एक एंशिएंट प्रिजर्वेशन टेक्निक है, लेकिन मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी में इसका उपयोग फ्लेवर्स को कॉन्सेंट्रेट करने और न्यू टेक्सचर्स बनाने के लिए किया जाता है, अक्सर पाउडर्स के रूप में। एक डिहाइड्रेटर या एक लो ओवन का उपयोग फूड से मॉइस्चर को हटाने के लिए किया जा सकता है। फ्लेवर्स कंसंट्रेट हो जाते हैं। हाउ इट वर्क्स: पानी को हटाकर फूड में फ्लेवर कंपाउंड ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, जिससे उनका टेस्ट इंटेंसिफाई होता है। डिहाइड्रेटेड फूड्स को फिर फाइन पाउडर्स में ग्राउंड किया जा सकता है, जो फ्लेवर देने और डिशेस में विजुअल अपील जोड़ने का एक यूनिक तरीका प्रदान करते हैं। इन पाउडर्स को डिशेस पर स्प्रिंकल किया जा सकता है, सॉसेस में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है या रब्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पाउडर्स वर्सेटाइल होते हैं। एप्लीकेशंस: वेजिटेबल पाउडर्स, डिहाइड्रेटेड टोमेटो, मशरूम या बीट पाउडर्स इंटेंस फ्लेवर और कलर जोड़ सकते हैं। फ्रूट लेदर्स, च्यूई फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट फ्लेवर्स। क्रिस्प्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के थिन क्रिस्पी स्लाइसेस। डिहाइड्रेशन क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस और अनएक्सपेक्टेड फ्लेवर बर्स्ट्स की अनुमति देता है। यह फूड वेस्ट कम करने में भी मदद करता है। ट्रांसग्लूटामिनाज, द मीट ग्लू ट्रांसग्लूटामिनाजे, जिसे अक्सर मीट ग्लू कहा जाता है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन को कैटेलाइज करता है। इसका उपयोग मीट, फिश या अन्य प्रोटीन रिच फूड्स के पीसेस को एक साथ बांधने के लिए किया जाता है, जिससे यूनिफॉर्म पोर्शंस या नॉवल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यह एक नेचुरल एंजाइम है। हाउ इट वर्क्स: ट्रांसग्लूटामिनेज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट बॉन्ड बनाता है। जब इसे प्रोटीन के 2 पीसेस पर स्प्रिंकल किया जाता है और उन्हें बैठने दिया जाता है, तो यह एक सीमलेस बॉन्ड बनाता है, जिससे वे एक पीस के रूप में दिखाई देते हैं। यह एक इनविजिबल बॉन्ड बनाता है। एप्लीकेशंस: क्रिएटिंग यूनिफॉर्म पोर्शंस, मीट के छोटे कट्स को बड़े, ज्यादा यूनिफॉर्म पोर्शंस में बांधना कंसिस्टेंट कुकिंग और प्रेजेंटेशन के लिए। नॉवल कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट या फिश को कंबाइन करना, जैसे एक सैमन स्कैलप रूलेड। इंप्रूविंग टेक्सचर, प्रोसेस्ड मीट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स के टेक्सचर को इंप्रूव करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सेफ्टी नोट: ट्रांसग्लूटामिनेज एक नेचुरल एंजाइम है और आमतौर पर सेफ माना जाता है। हालांकि इसका उपयोग करते समय प्रॉपर हाइजीन क्रूशल है, क्योंकि यह बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोटीन्स को भी बांध सकता है। हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एडिबल फिल्म्स एंड रैप्स, इनोवेटिव पैकेजिंग एंड डिलीवरी। एडिबल फिल्म्स और रैप्स फूड ग्रेड मटेरियल्स जैसे पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स से बनी थिन लेयर्स हैं, जिनका उपयोग फूड को एनकैप्सुलेट करने, फ्लेवर्स को सेपरेट करने या एडिबल पैकेजिंग के रूप में भी किया जा सकता है। यह एक सस्टेनेबल और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। हाउ इट वर्क्स: ये फिल्म्स आमतौर पर जेलिंग एजेंट्स या प्रोटीन्स को एक लिक्विड में डिसॉल्व करके, उन्हें थिनली फैलाकर और उन्हें ड्राई होने देकर बनाए जाते हैं। उन्हें फ्लेवर्ड, कलर्ड और यहां तक कि प्रिंटेड भी किया जा सकता है। गोल एक फंक्शनल और एडिबल बैरियर बनाना है जो फूड एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। एप्लीकेशंस: फ्लेवर सेपरेशन, एक डिश के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच एक थिन,
एडिबल बैरियर बनाना ताकि फ्लेवर्स कंज्यूम होने तक मिक्स ना हो। एडिबल पैकेजिंग, फूड के इंडिविजुअल पोर्शंस को एक एडिबल फिल्म में रैप करना वेस्ट को कम करने के लिए। नॉवल प्रेजेंटेशंस, सुशी, स्प्रिंग रोल्स या डिजर्ट्स के लिए ट्रांसपेरेंट या फ्लेवर्ड रैप्स बनाना। एडिबल फिल्म्स फूड प्रेजेंटेशन और सस्टेनेबिलिटी की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। ये फ्यूचर ऑफ फूड पैकेजिंग है। क्रायोमैसरेशन, एनहांसिंग फ्लेवर एंड टेक्सचर विथ कोल्ड क्रायोमैसरेशन एक टेक्निक है जो एक्सट्रीम कोल्ड, अक्सर लिक्विड नाइट्रोजन से का उपयोग करती है ताकि टेक्सचर को ऑल्टर किया जा सके और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से फ्लेवर एक्सट्रैक्शन को एनहांस किया जा सके। यह एक एडवांस टेक्निक है। हाउ इट वर्क्स। जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को लिक्विड नाइट्रोजन के साथ रैपिडली फ्रीज किया जाता है तो उनके सेल्स के अंदर का पानी एक्सपैंड होता है और आइस क्रिस्टल्स बनाता है जो सेल वॉल्स को रप्चर करते हैं। थॉविंग पर सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है जिससे जूसेस और फ्लेवर कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ज्यादा इंटेंस फ्लेवर्स और एक सॉफ्टर, ऑलमोस्ट मेल्ट इन योर माउथ टेक्सचर मिलती है। सेल वॉल्स ब्रेक हो जाते हैं। एप्लीकेशंस, इंटेंसिफाइंग फ्रूट प्यूरेज, सॉसेस, सोर्बे या कॉकटेल्स के लिए हाईली फ्लेवरफुल फ्रूट प्यूरेज बनाना। सॉफनिंग वेजिटेबल्स, स्पेसिफिक प्रिपरेशंस के लिए वेजिटेबल्स को इनक्रेडिबली टेंडर बनाना। रैपिड इन्फ्यूजन्स, हर्ब्स या स्पाइसेस से लिक्विड्स में फ्लेवर्स के इन्फ्यूजन को एक्सेलरेट करना। क्रायोमैसरेशन एनहांस्ड सेंसरी एक्सपीरियंसेस के लिए प्लांट बेस्ड फूड्स की फिजिकल स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने का एक यूनिक तरीका प्रदान करता है। यह फ्लेवर एक्सट्रैक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। ये मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स, जबकि कभी कभी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, सभी फूड साइंस की डीप अंडरस्टैंडिंग में रूटेड हैं। वे शेफ्स और होम कुक्स को न्यू पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने, सरप्राइजिंग टेक्सचर्स बनाने और हिडन फ्लेवर्स अनलॉक करने की अनुमति देते हैं। यह सिर्फ शो ऑफ नहीं है, यह साइंस ड्रिवन कुकिंग है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को आपकी एवरीडे किचन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है जिससे मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी सभी के लिए एक्सेसिबल हो सके। अब हम एवरीडे एप्लीकेशंस देखेंगे। अब तक आप सोच रहे होंगे यह सब अमेजिंग लगता है, लेकिन क्या मुझे मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी करने के लिए अपनी किचन में एक लैब की जरूरत है? इसका जवाब एक रिसाउंडिंग नहीं है। जबकि कुछ टेक्निक्स को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी के कई प्रिंसिपल्स को आप पहले से ही अपने पास मौजूद टूल्स से या मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी सिर्फ हाई एंड रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं है, यह आपके घर की किचन में भी पॉसिबल है। कोर आइडिया साइंस को समझना है, न कि रेसिपीज को ब्लाइंडली फॉलो करना। एक बार जब आप culinary प्रोसेसेस के पीछे के वाई को समझ जाते हैं तो आप इनोवेट और अडेप्ट कर सकते हैं। आइए एक्सप्लोर करें कि आप मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी को अपनी एवरीडे कुकिंग में कैसे ला सकते हैं। मास्टरिंग द मेलार्ड रिएक्शन एंड कैरामेलाइजेशन एट होम। हमने पहले मेलार्ड रिएक्शन और कैरामेलाइजेशन पर चर्चा की थी। ये शायद सबसे एक्सेसिबल मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप मास्टर कर सकते हैं। अपने मीट या वेजिटेबल्स पर परफेक्ट मेलार्ड रिएक्शन के लिए याद रखें। 1. ड्राई सरफेस। सीरिंग या रोस्टिंग से पहले हमेशा अपने प्रोटीन या वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से ड्राई करें। मॉइस्चर ब्राउनिंग को रोकता है। सरफेस का ड्राई होना बहुत जरूरी है। 2. हाई हीट। एक हॉट पैन या ओवन का उपयोग करें। पैन को ओवरक्राउड न करें क्योंकि इससे टेम्परेचर कम हो जाता है और फूड सीयर होने के बजाय स्टीम होता है। हाई हीट पर ही अच्छा ब्राउनिंग होता है। 3. फैट। थोड़ा ऑयल या फैट हीट ट्रांसफर में मदद करता है और फ्लेवर में योगदान देता है। ऑयल हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैरामेलाइजेशन के लिए कैरामेल सॉस बनाते समय या अनियंस को ब्राउन करते समय टेम्परेचर पर पूरा ध्यान दें। एक हैवी बॉटम्ड पैन हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने और बर्निंग को रोकने में मदद करता है। शुगर को बर्न होने से बचाना जरूरी है। होम एप्लीकेशन। क्रिस्पी रोस्टेड पोटैटोज, परफेक्टली सीयर्ड चिकन या फ्रेंच अनियन सूप के लिए डीपली कैरामेलाइज्ड अनियंस बनाने के बारे में सोचें। ये सभी इन फंडामेंटल रिएक्शंस के एवरीडे एप्लीकेशंस हैं। आप अपनी कुकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। एनहांसिंग टेक्सचर्स विद सिंपल टूल्स। आपको टेक्सचर्स के साथ खेलने के लिए एक फैंसी लैब की जरूरत नहीं है। यहां बताया गया है कि कैसे। 1. बेटर इमल्शंस। विनेग्रेट्स के लिए सिर्फ शेकिंग के बजाय
एक इमर्जन ब्लेंडर या एक रेगुलर ब्लेंडर का उपयोग करने का प्रयास करें। यह स्मॉलर, ज्यादा स्टेबल ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक क्रीमियर, लॉन्गर लास्टिंग इमल्शन बनता है। मेयोनेज बनाने के लिए भी यह टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। स्लो एडिशन ऑफ ऑयल इज की। 2. स्टेबल फोम्स। एक सिंपल हैंड मिक्सर या विस्क ब्यूटीफुल व्हिप्ड क्रीम या मेरिंग बना सकता है। एक ज्यादा स्टेबल व्हिप्ड क्रीम के लिए सुनिश्चित करें कि आपकी क्रीम, बोल और विस्क बहुत कोल्ड है। एग व्हाइट्स के लिए एक चुटकी क्रीम ऑफ टार्टर फोम को स्टेबलाइज करने में मदद कर सकता है। कोल्ड इंग्रेडिएंट्स फोम्स को स्टेबल बनाते हैं। 3. जेल्स विथ कॉमन इंग्रेडिएंट्स। जेलीज और कस्टर्ड्स जेल्स के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। डिफरेंट स्टार्चेस, कॉर्न स्टार्च, एरोरूट, टैपियोका के साथ एक्सपेरिमेंट करें ताकि आप समझ सकें कि वे डिफरेंट टेक्सचर्स कैसे बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कॉर्न स्टार्च एक फर्मर, ओपेक जेल देता है, जबकि टैपियोका स्टार्च एक ज्यादा ट्रांसलूसेंट, इलास्टिक जेल बनाता है। गेलिंग एजेंट्स को समझना जरूरी है। होम एप्लीकेशन। अपनी खुद की क्रीमी सैलड ड्रेसिंग्स, लाइट और एरी मूसेस या परफेक्टली सेट फ्रूट टार्ट्स बनाएं। ये टेक्निक्स सिंपल डिशेस को एलिवेट करती हैं। आपकी डिशेस और भी प्रोफेशनल लगेंगी। फ्लेवर मैनिपुलेशन बियॉन्ड सॉल्ट एंड पेपर। फ्लेवर कंपाउंड्स को समझना ज्यादा इंटेंशनल सीजनिंग और पेयरिंग की अनुमति देता है। 1. लेयरिंग फ्लेवर्स। अपने सभी सीजनिंग्स को एक साथ जोड़ने के बजाय उन्हें कुकिंग प्रोसेस के दौरान लेयर करें। उदाहरण के लिए, गार्लिक और जिंजर जैसे एरोमेटिक्स को पहले सौते करना एक फ्लेवर बेस बनाता है। फ्लेवर्स को लेयर करना सीखें। 2. एसिड फॉर ब्राइटनेस। कुकिंग के अंत में लेमन जूस का एक स्क्वीज या विनेगर का एक स्प्लैश फ्लेवर्स को ब्राइट कर सकता है और रिचनेस को कट कर सकता है, खासकर फैटी डिशेस में। एसिड फ्लेवर्स को लिफ्ट करता है। 3. उमामी बूस्टर्स। मशरूम्स, एजेड चीज, पार्मेजान, सोय सॉस या टोमेटो पेस्ट जैसे नेचुरल उमामी सोर्सेज को इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपकी डिशेस में डेप्थ और सेवरीनेस आ सके। उमामी आपके फूड को रिच बनाता है। 4. कंट्रोल्ड डिहाइड्रेशन। अपने ओवन का उपयोग सबसे कम सेटिंग पर करें ताकि हर्ब्स, सिट्रस पील्स या यहां तक कि फ्रूट के थिन स्लाइसेस को धीरे धीरे डिहाइड्रेट किया जा सके। एक बार ड्राई होने के बाद आप उन्हें पाउडर्स में ग्राइंड कर सकते हैं ताकि इंटेंस फ्लेवर बूस्ट्स या यूनिक गार्निशेस मिल सकें। डिहाइड्रेटेड पाउडर्स बहुत फ्लेवरफुल होते हैं। होम एप्लीकेशन। अपनी खुद की कस्टम स्पाइस ब्लेंड्स बनाएं, सूप्स के लिए इंटेंसली फ्लेवर्ड वेजिटेबल पाउडर्स बनाएं या डिजर्ट्स में एक ब्राइट सिट्रस पाउडर जोड़ें। आपकी कुकिंग में एक नया डिमेंशन आएगा। सिंपल सू वाइड एट होम, मिनिमल इन्वेस्टमेंट। जबकि प्रोफेशनल सू वीड मशीन्स मौजूद हैं, आप एक लार्ज पॉट, एक थर्मोमीटर और एक जिप-टॉप बैग के साथ सिमिलर रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसे अक्सर वाटर बैथ मेथड कहा जाता है। हाउ टू डू इट। 1. सील द फूड। अपने फूड जैसे चिकन ब्रेस्ट, फिश फिलेट को एक हाई क्वालिटी फूड सेफ जिप-टॉप बैग में रखें। बैग को धीरे धीरे पानी के पॉट में नीचे करें, जिससे पानी का प्रेशर एयर को बाहर धकेल दे, इससे पहले कि आप इसे सील करें। यह एक मेकशिफ्ट वैक्यूम सील बनाता है। एयर को निकालना जरूरी है। 2. मेंटेन टेम्परेचर। पानी को अपने डिजायर्ड टेम्परेचर पर हीट करें और उसे क्लोजली मॉनिटर करने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग करें। आपको इसे स्टेबल रखने के लिए हीट को फ्रीक्वेंटली एडजस्ट करना होगा। एक इंस्टेंट रीड थर्मोमीटर यहां आपका बेस्ट फ्रेंड है। टेम्परेचर कंट्रोल की है। 3. कुक। फूड को रेकमेंडेड टाइम के लिए पकाएं। एक बार पकने के बाद आप इसे मेलार्ड क्रस्ट के लिए एक हॉट पैन में तेजी से सीयर कर सकते हैं। सीरिंग से क्रस्ट बनता है। होम एप्लीकेशन। परफेक्टली टेंडर चिकन ब्रेस्ट्स, फ्लेकी फिश या यहां तक कि सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स को परफेक्टली सेट व्हाइट्स और रनी योक्स के साथ पकाएं। कंसिस्टेंसी अनमैच्ड है। परफेक्ट रिजल्ट्स हर बार मिलेंगे। एक्सप्लोरिंग हाइड्रोकोलॉइड्स अ स्टेप फर्दर। यदि आप थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो फूड ग्रेड हाइड्रोकोलॉइड्स जैसे xanthan गम या एगर एगर की छोटी मात्रा खरीदने पर विचार करें। वे अपेक्षाकृत इनएक्सपेंसिव हैं और न्यू पॉसिबिलिटीज लूजल सकते हैं। xanthan गम सॉसेज या ड्रेसिंग्स को बिना कुकिंग के थिकन करने के लिए या फोम्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक टाइनी पिंच 0.1-0.5% बाय वेट से शुरू करें का उपयोग करें। ये ब्लेंडर में या पहले थोड़ी मात्रा में ऑयल के साथ मिक्स करके सबसे अच्छा डिस्पर्स होता है। xanthan गम बहुत पावरफुल है। एगर एगर फर्मर हीट स्टेबल जेलीज या यहां तक कि सेवरी जेल्स बनाने के साथ एक्सपेरिमेंट करें। याद रखें कि यह रूम टेम्परेचर पर सेट होता है और एक बार सेट होने के बाद आसानी से मेल्ट नहीं होता।
एगर अगार वर्सेटिल है। होम एप्लीकेशन, एक स्टेबल विनेग्रेट बनाएं जो सेपरेट न हो, एक क्लियर फ्रूट जेली बनाएं जो अपना शेप होल्ड करे, या यूनिक एपेटाइजर्स के लिए सेवरी जेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपकी कुलिनरी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी फूड को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बारे में नहीं है। यह उसकी फंडामेंटल नेचर को समझना है ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके। इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप अपनी किचन में कंट्रोल, कंसिस्टेंसी और ट्रूली इनोवेट करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह सिर्फ रेसिपीज फॉलो करना नहीं है, यह फूड को समझना है। तो इंटिमिडेटेड न हो, सिंपल एक्सपेरिमेंट से शुरू करें, चेंजेस को ऑब्जर्व करें और डिलीशियस रिजल्ट्स का आनंद लें। नेक्स्ट, हम फूड के सेंसरी एक्सपीरियंस पर चर्चा करेंगे और यह मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी से कैसे जुड़ा है। अब हम सेंसरी एक्सपीरियंस की बात करेंगे। हमने फ्लेवर की केमिस्ट्री और टेक्सचर की फिजिक्स को एक्सप्लोर किया है, लेकिन फूड का ट्रू मैजिक हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस में निहित है। यह सिर्फ वह नहीं है जो हम टेस्ट करते हैं, बल्कि वह भी है जो हम देखते हैं, स्मेल करते हैं, फील करते हैं और यहां तक कि सुनते भी हैं। मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी इन सभी सेंसेस को एक होलिस्टिक और मेमोरेबल डाइनिंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए स्वीकार करती है और अक्सर मैनिपुलेट करती है। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, यह एक सेंसरी जर्नी है। साइट ईटिंग विथ आवर आइज। फर्स्ट, इससे पहले कि एक भी बाइट हमारी टंग को छुए, हमारी आइज पहले ही एक जजमेंट कर चुकी होती है। फूड का विजुअल अपील उसके टेस्ट और क्वालिटी की हमारी परसेप्शन को सिग्निफिकेंटली प्रभावित करता है। ब्राइट, वाइब्रेंट कलर्स, थॉटफुल प्लेटिंग और अपीलिंग प्रेजेंटेशन फूड को ज्यादा डिलीशियस दिखा सकती है। टेस्ट करने से पहले भी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। कलर, फूड का कलर एक्सपेक्टेशंस को ट्रिगर कर सकता है। एक ब्राइट रेड स्ट्रॉबेरी से स्वीट होने की उम्मीद की जाती है, जबकि एक पेल वन कम अपीलिंग लग सकती है। मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमिस्ट्स नेचुरल पिगमेंट्स या एडिबल डाइज का उपयोग डिशेस के विजुअल अपील को एनहांस करने के लिए करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कलर्स वाइब्रेंट और एपेटाइजिंग हों। कलर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस को शेप करते हैं। प्लेटिंग, एक प्लेट पर फूड का अरेंजमेंट एक आर्ट फॉर्म है। मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी अक्सर मिनिमलिस्ट या आर्किटेक्चरल प्लेटिंग का उपयोग करती है। नेगेटिव स्पेस और प्रिसाइज प्लेसमेंट का उपयोग करके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हाईलाइट करती है। यह एक डिश को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और इंट्रिगिंग महसूस करा सकता है। प्लेटिंग फूड को आर्ट बनाता है। शेप एंड फॉर्म, स्फेरिफिकेशन या जेल्स के माध्यम से बनाए गए नॉवल शेप्स सरप्राइज और डिलाइट का एक एलिमेंट जोड़ सकते हैं। एक स्फेरिकल ऑलिव ऑयल कैवियर या एक ट्रांसलूसेंट वेजिटेबल जेल डाइनर्स की प्रीकंसेप्शंस को चैलेंज कर सकता है और डिश के साथ उनकी एंगेजमेंट को एनहांस कर सकता है। शेप्स फूड को एक्साइटिंग बनाते हैं। कलर और प्लेटिंग की साइकोलॉजी को समझना आपको ऐसे डिशेस बनाने की अनुमति देता है जो न केवल डिलिशियस हैं बल्कि विजुअली स्टनिंग भी हैं, जिससे ओवरऑल डाइनिंग प्लेजर बढ़ता है। यह एक विजुअल फीस्ट है। साउंड, द अनसंग हीरो ऑफ टेक्सचर। जबकि अक्सर ओवरलुक्ड, साउंड टेक्सचर और फ्रेशनेस की हमारी परसेप्शन में एक क्रूशल रोल निभाता है। एक क्रिस्पी पोटैटो चिप का सैटिस्फाइंग क्रंच, एक परफेक्टली सीयर्ड स्टेक का क्रैकल या एक कार्बोनेटेड ड्रिंक का फिज के बारे में सोचें। ये ऑडिटरी क्यूज फूड के हमारे एंजॉयमेंट में सिग्निफिकेंटली योगदान करते हैं। साउंड टेक्सचर को डिफाइन करता है। क्रिस्पनेस एंड क्रंच, ये साउंड्स अक्सर फ्रेशनेस और प्रॉपर कुकिंग से जुड़े होते हैं। मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स जो क्रिस्पी टेक्सचर्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे फ्लैश फ्रीजिंग या प्रिसाइज डिहाइड्रेशन, इन ऑडिटरी सेंसेशंस को मैक्सिमाइज करने का लक्ष्य रखती है। क्रिस्पी साउंड्स फूड को फ्रेश बनाते हैं। सिजल, एक हॉट पैन में फूड के सिजलिंग की साउंड यह संकेत देती है कि यह पक रहा है और उन डिलिशियस मेलर्ड रिएक्शन फ्लेवर्स को डेवलप कर रहा है। यह एक एपेटाइजिंग साउंड है। फिज, एक स्पार्कलिंग बेवरेज में बबल्स की साउंड रिफ्रेशमेंट और कार्बोनेशन की परसेप्शन को एनहांस करती है। फिज ड्रिंक्स को रिफ्रेशिंग बनाता है। फूड द्वारा बनाई गई साउंड्स पर ध्यान देकर आप सेंसरी एक्सपीरियंस की एक और लेयर को अप्रिशिएट कर सकते हैं और यहां तक कि जानबूझकर ऐसे डिशेस भी बना सकते हैं जो सैटिस्फाइंग ऑडिटरी क्यूज प्रदान करते हैं। यह एक हिडन डायमेंशन है। टच एंड माउथ फील, द फिजिकल सेंसेशन टच या माउथ फील हमारे मुंह में फूड द्वारा बनाई गई फिजिकल सेंसेशंस को संदर्भित करता है, टेस्ट या स्मेल से स्वतंत्र। इसमें क्रीमीनेस, च्यूइनेस, क्रिस्पीनेस, स्टिकीनेस,
स्मूथनेस और यहाँ तक कि टेम्परेचर जैसी सेंसेशंस शामिल हैं। माउथ फील हमारे ईटिंग एक्सपीरियंस का एक क्रिटिकल पार्ट है। विस्कोसिटी, एक लिक्विड कितना थिक या थिन लगता है, जैसे क्रीमी सूप वर्सेस वाटरी ब्रॉथ। गिलिंग एजेंट्स और थिकनर्स जैसे एक्सैंथन गम का उपयोग विस्कोसिटी को प्रिसाइसली कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। हार्डनेस, सॉफ्टनेस, फूड को बाइट करने के लिए कितनी फोर्स की आवश्यकता होती है। यह प्रोटीन डिनेचुरेशन, स्टार्च जेलेटिनाइजेशन और जेल्स के फॉर्मेशन से प्रभावित होता है। कोहेसिवनेस, एडहेसिवनेस, फूड कितनी अच्छी तरह से एक साथ रहता है और आपके टीथ से कितना चिपकता है। ट्रांसग्लूटामिनेस प्रोटीन्स में कोहेसिवनेस बढ़ा सकता है। टेम्परेचर, फूड का टेम्परेचर उसके माउथ फील और फ्लेवर्स को कैसे परसीव किया जाता है, इसे सिग्निफिकेंटली प्रभावित करता है। लिक्विड नाइट्रोजन, उदाहरण के लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंट्रास्ट्स बनाता है। फैट कंटेंट, फैट्स एक रिच, स्मूथ और लुब्रिकेटेड माउथ फील में योगदान करते हैं। वे टंग को कोट कर सकते हैं, जिससे अन्य फ्लेवर्स को कैसे परसीव किया जाता है, यह प्रभावित होता है। मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स अक्सर नॉवेल या एग्जैजरेटेड माउथ फील्स बनाने के लिए डिजाइन की जाती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस को चुनौती देती हैं और सरप्राइज का एक एलिमेंट जोड़ती है। उदाहरण के लिए, एक फोम जो टंग पर तुरंत डिसॉल्व हो जाता है, या एक जीएल जो जिगल होने के बजाय शैटर होता है। माउथ फील फूड को यूनिक बनाता है। इंटरप्ले ऑफ सेंसेस, अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस। मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी की ट्रू जीनियस इन सभी सेंसेस के इंटरप्ले को समझने और ऑर्केस्ट्रेट करने की उसकी क्षमता में निहित है। यह सिर्फ फूड को टेस्टी बनाने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है जो डाइनर को मल्टीपल लेवल्स पर एंगेज करता है। हर सेंस एक दूसरे से जुड़ा है। सिनेस्थीसिया इन फूड, कभी कभी हमारी सेंसेस क्रॉस ओवर करती है। उदाहरण के लिए, रेड कलर हमें किसी चीज को स्वीटर परसीव करा सकता है, या एक रफ टेक्सचर हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि एक फ्लेवर ज्यादा इंटेंस है। मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमिस्ट्स इन क्रॉस मॉडल एसोसिएशंस का लाभ उठा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन एंड सरप्राइज, फेमिलियर फ्लेवर्स को अनएक्सपेक्टेड टेक्सचर्स या फॉर्म्स में प्रस्तुत करके मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी डिलाइटफुल सरप्राइजेस बना सकती है। एक हॉट आइसक्रीम या एक सेवरी फोम की कल्पना करें। ये अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस हमारे ब्रेन को चुनौती देते हैं और एंगेजमेंट को एनहांस करते हैं। सरप्राइजेस फूड को मेमोरेबल बनाते हैं। इमोशनल कनेक्शन, अंततः फूड का सेंसरी एक्सपीरियंस हमारी इमोशंस और मेमोरीज को टैप करता है। एक डिश नॉस्टैल्जिया, कंफर्ट या एक्साइटमेंट को इवोक कर सकता है। मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी सेंसरी एक्सपीरियंस को बढ़ाकर फूड के साथ डीपर, ज्यादा प्रोफाउंड कनेक्शंस बनाने का लक्ष्य रखती है। इमोशंस फूड से जुड़ी होती हैं। साइट, साउंड, टच और टेस्ट और स्मेल के साथ उनके इंटरैक्शन पर कॉन्शियसली विचार करके आप अपनी कुकिंग को mere एक्ट ऑफ सस्टेनेंस से एक ट्रूली आर्टिस्टिक और साइंटिफिक एंडेवर में बदल सकते हैं। ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना नहीं है, यह एक सेंसरी मास्टरपीस बनाना है। फूड के प्रति यह होलिस्टिक अप्रोच ही मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी को इतना कैप्टिवेटिंग और रेलेवेंट बनाता है, यहां तक कि हमारी एवरीडे किचन्स में भी। अब आइए की टेकअवेज को समराइज करके और फूड साइंस के फ्यूचर को देखकर अपनी जर्नी को कंक्लूड करें। अब हम अपनी जर्नी को कंक्लूड करेंगे। हमने मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी की इंट्रिकेट दुनिया में यात्रा की है, फूड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स से लेकर हमारी सेंसेस के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले तक। हमने देखा कि कैसे साइंस हमारे एवरीडे कुकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह स्पष्ट है कि फूड सिर्फ सस्टेनेंस के बारे में नहीं है, यह केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और सेंसरी परसेप्शंस का एक फैसिनेटिंग रेल्म है। इस वीडियो के दौरान मेरा गोल मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी को डिमिस्टिफाई करना रहा है, आपको यह दिखाना कि इसके प्रिंसिपल्स एलीट किचन्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वास्तव में गुड कुकिंग का बहुत सार हैं। चाहे आप एक स्टेक को सीयर कर रहे हों, एक केक बेक कर रहे हों, या बस एक सैलड ड्रेसिंग बना रहे हों, आप पहले से ही मोलेक्युलर गैस्ट्रोनॉमी में एंगेज कर रहे हैं। यू आर अ फूड साइंटिस्ट इन योर ओन किचन। आप सब एक फूड साइंटिस्ट हैं। हमने मेलर्ड रिएक्शन और कैरामेलाइजेशन के मैजिक को एक्सप्लोर किया है, ये समझते हुए कि ये ब्राउनिंग प्रोसेसेस सैकड़ों न्यू फ्लेवर कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, जो हमारे फूड को इतना अपीलिंग बनाते हैं। हमने सीखा कि कैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर और पीएच कंट्रोल करके आप इन रिएक्शंस को मास्टर कर सकते हैं।
क्रिस्पी फ्राइज और परफेक्टली सीयर्ड मीट्स का सीक्रेट इन फंडामेंटल केमिकल चेंजेस में निहित है। हमने फिर टेक्सचर के साइंस में डेल्व किया, इमल्शंस, फोम्स और जेल्स को डिसेक्ट किया। मेयोनेज की क्रीमी रिचनेस से लेकर मेरिंग की एरी लाइटनेस तक और एक जेली के सैटिस्फाइंग जिगल तक हमने देखा कि लिक्विड्स, गैसेस और सॉलिड्स के डिस्पर्शन को मैनिपुलेट करके माउथ फील्स की एक वास्ट अरे कैसे बनाई जा सकती है। टेक्सचर हमारे खाने का एक क्रूशल पार्ट है। फ्लेवर की हमारी एक्सप्लोरेशन बेसिक 5 टेस्ट से आगे बढ़ी। अरोमा, ट्रिजेमिनल सेंसेशंस और ओवरऑल परसेप्शन बनाने में ब्रेन की प्रोफाउंड इम्पैक्ट को उजागर किया। हमने समझा कि कैसे हमारी आंखें, नाक और यहां तक कि कान भी हमारे खाने के अनुभव को शेप करते हैं। फ्लेवर का यह होलिस्टिक व्यू ज्यादा इंटेंशनल और क्रिएटिव culinary कॉम्बिनेशंस की अनुमति देता है। और अंत में हमने स्फेरिफिकेशन और सू वाइड से लेकर हाइड्रोकोलॉइड्स और लिक्विड नाइट्रोजन के उपयोग तक विभिन्न मोलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स को देखा। जबकि इनमें से कुछ एडवांस्ड लग सकती हैं, अंतर्निहित प्रिंसिपल्स बेसिक फूड साइंस में रूटेड हैं, जो फ्लेवर्स को एनहांस करने, नॉवल टेक्सचर्स बनाने और फूड को एक्साइटिंग न्यू वेज में प्रस्तुत करने के लिए पावरफुल टूल्स प्रदान करते हैं। ये टेक्निक्स सिर्फ शो ऑफ नहीं हैं, ये साइंस ड्रिवन इनोवेशंस हैं। तो आपकी culinary जर्नी के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आपको अपनी कुकिंग के पीछे के वाई की डीपर अंडरस्टैंडिंग है। आप अब सिर्फ एक रेसिपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप साइंटिफिक रिएक्शंस की एक सीरीज को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। यह नॉलेज आपको एम्पावर करता है। ट्रबल शूट विथ कॉन्फिडेंस। यदि एक डिश उम्मीद के मुताबिक नहीं बनता है, तो आप संभावित साइंटिफिक रीजंस का एनालिसिस कर सकते हैं और तदनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान हो जाता है। इनोवेट एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल्स की समझ के साथ आप न्यू इंग्रेडिएंट्स, टेक्निक्स और फ्लेवर कॉम्बिनेशंस के साथ कॉन्फिडेंटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपनी खुद की कुकिंग की बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ती है। अप्रिशिएट फूड मोर डीपली। हर बाइट उसकी क्रिएशन में शामिल इंट्रिकेट साइंस और आर्टिस्ट्री को अप्रिशिएट करने का एक अवसर बन जाता है। फूड का अप्रिशिएशन बढ़ता है। कुक मोर कंसिस्टेंटली। वेरिएबल्स को समझना ज्यादा कंट्रोल की अनुमति देता है, जिससे हर बार ज्यादा कंसिस्टेंट और रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं। कंसिस्टेंसी आती है। फूड साइंस और मोलिकुलर गैस्ट्रोनॉमी का फील्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है। न्यू इंग्रेडिएंट्स, टेक्नोलॉजीज और रिसर्च फूड के बारे में और सीक्रेट्स उजागर करते रहते हैं। सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन और फूड में एआई की भूमिका कुछ एक्साइटिंग फ्रंटियर्स हैं। फ्यूचर ऑफ फूड बहुत एक्साइटिंग है। मिस फूड टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में मेरा मिशन इस नॉलेज को सभी के लिए एक्सेसिबल और एंजॉयबल बनाना है। मेरा मानना है कि हमारे फूड के पीछे के साइंस को समझना हमें न केवल बेहतर कुक्स बनाता है, बल्कि ज्यादा इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स भी बनाता है। यह हमें हेल्थियर चॉइसेस बनाने में मदद करता है। मैं आपको स्मॉल से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। इस वीडियो से एक कॉन्सेप्ट चुनें। शायद अपनी नेक्स्ट बैच ऑफ रोस्टेड वेजिटेबल्स पर मेलार्ड रिएक्शन में महारत हासिल करना या एक सिंपल विनेग्रेट इमल्शन के साथ एक्सपेरिमेंट करना। ऑब्जर्व करें, लर्न करें और सबसे इंपॉर्टेंट फन करें। कुकिंग एक एडवेंचर है। एवरीडे कुकिंग की मोलिकुलर गैस्ट्रोनॉमी में इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी क्यूरियोसिटी को जगाया होगा और आपको अपनी किचन में डिलिशियस साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए एम्पावर किया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने फेलो फूड एंथुसियास्ट्स के साथ शेयर करना और फूड साइंस की अमेजिंग दुनिया में और इनसाइट्स के लिए मिस फूड टेक्नोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे क्यूरियस, कीप एक्सपेरिमेंटिंग और हैप्पी कुकिंग। मिस फूड टेक्नोलॉजिस्ट आउट।